हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में शिक्षा नीति एवं व्यवहार के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। और इस वीडियो में सबसे पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, साथ में इसके यूनिट फर्स्ट के चैप्टर को भी, हम उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी शॉर्ट में कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको जो आने वाली अपकमिंग वीडियोस की जो अपडेट हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो हम सबसे पहले इस सब्जेक्ट के सिलेबस को देख लेते हैं। इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? भारत में शिक्षा और नीति एवं व्यवहार। और ये सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है। ये NEP माइनर डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो को और इसके सिलेबस को हम देख लेते हैं। तो इसकी जो यूनिट फर्स्ट है, भारत में शैक्षिक नीतियों को समझना। इसके अंदर जो 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, भारत में शैक्षिक नीतियाँ, प्रावधान, कार्यान्वयन और समीक्षात्मक अध्ययन, हमारा ये फर्स्ट चैप्टर में है। सेकंड चैप्टर में भारत में शैक्षिक नीतियाँ, योजना और उसके वित्त पोषण के बारे में बात करेंगे। हमारी जो यूनिट 3 है उसमें भारत में स्कूली शिक्षा, इसके अंदर 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। हमारा जो चैप्टर 3 है, कोठारी आयोग 1964। चैप्टर 4 में भारत में विद्यालय तंत्र। चैप्टर 5 में विद्यालय शिक्षा और संबंधित अभिकरणों की भूमिका। चैप्टर 6 में शैक्षिक प्रसार के लिए सरकार की क्या पहल थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो यूनिट 3 है, भारत में उच्चतर शिक्षा। चैप्टर 7 में उच्च शिक्षा मुद्दे और चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 8 में विश्वविद्यालयों के प्रकार क्या है, उसके नियामत्मक निकायों की क्या क्या भूमिका रही है। चैप्टर 9 में समकालीन मुद्दे, शिक्षा में विश्व बाजार और सेवाओं के व्यापार में सामान्य समझौता चेक्स की भूमिका के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट बाय यूनिट हर चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। तो आप पूरी वीडियोस को देखिएगा। पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको सारे टॉपिक्स है ना वो कवर होंगे। हमारी जो यूनिट फर्स्ट का ये फर्स्ट चैप्टर है, भारत में शैक्षिक नीतियाँ, प्रावधान और कार्यान्वयन समीक्षात्मक अध्ययन। तो इस चैप्टर में हमें क्या बताना है कि इस शैक्षिक जो शिक्षा नीति जो है वो क्या थी, उनके क्या क्या कार्य करने के तरीके थे, उनके उससे क्या क्या हमें अध्ययन करने के लिए मिलता था, बच्चों के ऊपर इस पर क्या प्रभाव पड़ता था, इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शिक्षा नीति क्या होते हैं। तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी को बढ़ाने के लिए हम अलग अलग नीतियाँ बनाते हैं। जैसे सरकार है, सरकार अपनी सरकार चलाने के लिए अलग अलग नीतियाँ लाती है, उनको लागू करती है, तो उनकी जो सरकार है वो और मजबूत होती जाती है। ऐसी शिक्षा नीति है कि शिक्षा नीति आज जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं हम लोग, तो पहले 3 साल की ग्रेजुएशन होती थी, लेकिन अब 4 साल की ग्रेजुएशन होती है। आप फर्स्ट ईयर करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकेंड ईयर करते हो तो डिप्लोमा मिल जाएगा, थर्ड ईयर करते हो तो आपको डिग्री मिल जाती है, फोर्थ ईयर करते हो तो आपको एडवांस डिग्री मिलती है। ये हमारी अब इस एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आ गए ना, कि पहले 3 साल की हमें ग्रेजुएशन करनी होती थी, उसमें हमें डिग्री मिलती थी, लेकिन अब 4 साल की भी है। 4 साल में काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो कोई भी चीज़ हम कुछ भी अगर कोई भी चीज़ करते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, उसकी नीतियाँ बनाते हैं, तभी जाकर हमें उसके लाभ, उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ेंगे, हमारे उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षा नीति का अर्थ क्या है, उसके महत्व क्या है। शिक्षा नीति का अर्थ और उसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। फिर भारत में जो बनी शिक्षा नीति है उसकी जानकारी को प्राप्त करेंगे। 1968 से 1986 और 20 की जो शिक्षा नीतियों को सरल भाषा में समझेंगे। नई शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु को हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा किसी भी देश की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको अपने फ्यूचर में कुछ करना होता है तो सबसे पहले आप ये सोचते हो कि हमें सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। आप 10th अपनी पूरी पढ़ाई करते हो, फर्स्ट से लेकर 10th तक, 12th तक अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट करते हो। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा डिग्री भी लेकर आते हो, ताकि आपकी जो एम्स है, आपके जो एम्बिशंस है, उनको आप कंप्लीट कर सको। किसी के ड्रीम होते हैं, किसी को टीचर बनना होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है, तो वो उन सबको पूरा करने के लिए अपनी पूरी प्लानिंग बनाता है कि कैसे कैसे हमें फर्स्ट 12th करनी है, 12th के बाद हमें ये करना है, और ग्रेजुएशन के बाद हमें ये चीज़ करनी है, हमें ये क्लियर करना है। तो आप ये प्लानिंग बनाते हो ना कि आपके जो फ्यूचर, आपको जो एम्बिशंस है, आपके जो ड्रीम है, उनको आप पूरा कर सको।
तो ऐसे ही शिक्षा नीतियाँ होती हैं जो हमारी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये अपनी नीतियाँ लागू करती हैं। शिक्षा किसी भी देश की प्रगति के लिए ना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको टीचर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको टीचर बनना है, तो आप पहले अपने 12th तक जो आपका जो स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, उसको कंप्लीट करोगे। 12th क्लास तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट करोगे। उसके बाद आप सोचोगे कि आप डीएलएड कर लो। किसी को फर्स्ट टू एट पढ़ाना है, प्राइमरी बच्चों को पढ़ाना है, तो वो ये सारे कोर्सेज कर लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने एम और एम्बिशंस को पूरा करना है। डीएलएड कर लेते हैं तो फर्स्ट टू एट को पढ़ा सकते हैं। कोई सोचता है कि मुझे 9th to 12th को भी पढ़ाना है, तो वो बीएड करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, फिर बीएड करते हैं। तो ऐसे ही अपनी शिक्षा इससे प्रगति किसकी हो रही है? देश की हो रही है। तो टीचर बनेंगे, आगे जो आने वाले बच्चे हम उनको पढ़ाएंगे, साथ में वो जो बच्चे हैं वो आगे कुछ सीखेंगे, वो भी अपने लिए कुछ करेंगे, तो इससे देश की प्रगति होनी है। और अगर आपको कोई जॉब करनी है, कोई अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो जो सरकार है वो समय पर शिक्षा की जो गुणवत्ता है ना, उसको सुधारने के लिए, शिक्षा में उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा नीतियाँ बनाती है। शिक्षा नीतियाँ बनाएगी तभी तो आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स आएंगे, उसमें सुधार आएंगे जो पहले शिक्षा नीतियों में नहीं थे, वो अब आ जाएंगे। तो सरकार हमेशा आपकी शिक्षा के लिए नीतियाँ बनाती रहती है ताकि आपकी एजुकेशन पॉलिसी में भी फ़ायदे मिले, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिले, जिससे आपकी जो एजुकेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट भी आए। चलिए आगे बात करते हैं कि भारत में ना अब इस चैप्टर में क्या है कि भारत ने 3 शिक्षा नीतियाँ बनाई हैं। हम तीनों शिक्षा नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्या क्या बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं, ये सब बताएंगे। तो कौन सी हैं? 1968, 1986 और 2020, ये तीनों शिक्षा नीति भारत सरकार ने हमारी बनाई है। इसका उद्देश्य है कि हर छात्र को बेहतर शिक्षा मिले। जो शिक्षा हमें पहले नहीं मिलती थी, इन तीनों नीतियों को बनाने का सरकार का ये उद्देश्य था कि हर छात्र को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त हो। और देश के जो विकास में अगर आप शिक्षित हो गए तो इससे देश का ही विकास होगा। अगर कोई भी किसी को बिजनेस करना है तो सबसे पहले वो प्लानिंग करेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि उसे कैसे अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है। तो ऐसी शिक्षा को आगे ले जाने के लिए ही हम उसमें नीतियाँ लागू करते हैं, ताकि हमारी जो शिक्षा नीतियाँ हैं उसको आगे तक बढ़ा सकें, अच्छी एजुकेशन पॉलिसी ला सकें, बच्चों तक अच्छी शिक्षा उनको हम लोग प्रदान कर सकें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षा नीति का अर्थ क्या है। आप शिक्षा नीति के बारे में पढ़ लोगे, लेकिन जब आपको उसको मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप कैसे बताओगे? तो इसलिए सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा नीति का अर्थ क्या है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं शिक्षा नीति का अर्थ क्या है और उसके महत्व के बारे में बताइए। और ये भी पूछ सकते हैं कि शिक्षा नीति को स्पष्ट करें तथा उसकी नीतियों के बारे में भी बताइए। तो ये 10-15 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। पूरी वीडियो देख लोगे तब आपको सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, शिक्षा नीति का क्या अर्थ है, इसको देखेंगे। शिक्षा नीति उन नियमों और दिशा निर्देशों का समूह है जो ये तय करता है कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई कैसी होगी, उनको क्या क्या सिखाया जाएगा, उनकी परीक्षा कैसी होंगी, उनकी शिक्षा को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। और शिक्षा नीतियाँ ये भी सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चों को बराबरी की शिक्षा मिले। जैसे पहले होता था कि जातियों के नाम पे भेदभाव होता था शिक्षा के साथ साथ, पुरुष और महिलाओं में होता था कि पुरुष पढ़ाई कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। लेकिन अब इतनी चेंजेस आ चुके हैं। पहले ये सब होता था, लेकिन अब इतने चेंजेस आ चुके हैं कि दोनों ही पढ़ाई करते हैं, दोनों ही इक्वली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो दोनों ही अपने एम्बिशन और अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं और वो अपने भविष्य के लिए अच्छे से तैयार हो सके। तो शिक्षा नीति बनाने का एक यही बेनिफिट होता है कि शिक्षा के नाम पर किसी में भी भेदभाव ना किया जा सके और दोनों को ही बराबरी की शिक्षा मिल सके। हम शिक्षा नीतियों के बारे में बात करते हैं कि भारत में शिक्षा नीतियाँ कौन सी हैं। तो फर्स्ट 3 शिक्षा नीतियाँ मैंने भी ऊपर बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1922 में संशोधन हुआ था, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। जो हमारी जो फर्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में पहली बार पूरे देश के लिए इसने शिक्षा के नियम बनाए थे। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 में सभी को शिक्षा प्रदान करने
शिक्षा देने और टेक्नोलॉजी की शिक्षा से जोड़ने पर जोर दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 में इसमें नई प्रणाली में लागू की गई थी, जिसमें मातृभाषा में पढ़ाई, डिजिटल जो शिक्षा है उनको, और डिजिटली डिग्री प्राप्त करने के लिए। जैसे पहले तो यही होता था कि 10th-12 जो पढ़ाई कर ली और और जो आगे की पढ़ाई होगी वो ग्रेजुएशन होगी। लेकिन अभी बहुत सारे कोर्सेज आए हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स हो गया, और बहुत सारे ब्यूटिशियन का कोर्स हो गया। तो डिजिटली बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी ने हमें इसमें दिए हुए हैं। जैसे अगर आप सोल के स्किल कोर्सेज देखोगे तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं। इलेक्ट्रिशियन का कोर्स हो गया, ठीक है, एमडी मेडिकल ट्रांसमिट जो मतलब जो मेडिकल जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, इन सब चीज़ों की जानकारी इसको पढ़ने के लिए इसमें बताया जाता है। और जैसे नेल आर्ट का कोर्स हो गया। तो ये सारी जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें लाए गए हैं ताकि सभी को एजुकेशन मिल सके। ऐसे इलेक्ट्रिशियन कोर्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया। तो जो एडिशनल जो कोर्सेज होते हैं ये भी हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए दिए हैं कि इसकी भी हम जानकारियाँ ले सकें। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सारी चीज़ें हमें दी गई हैं, लचीली डिग्रियाँ दी गई हैं। तो हम अपनी शिक्षा नीतियों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारी फर्स्ट है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में, यानी भी क्या है, ये जो ना पहली शिक्षा नीति थी। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है इंपॉर्टेंट, ये भारत की सबसे पहली शिक्षा नीति थी। सभी छात्रों के लिए समान शिक्षा प्रणाली, पहले जो इक्वली एजुकेशन नहीं मिलती थी, लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी के क्या प्रभाव पड़े कि सभी को समान शिक्षा प्रणाली पर लागू करने पर इसको जोर दिया गया था। साइंस और टेक्नोलॉजी की जो पढ़ाई है ना, इसको बढ़ावा दिया गया था। पहले इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी टेक्नोलॉजी और साइंस के ऊपर, लेकिन शिक्षा नीति के आने के बाद भी इसकी पढ़ाई को ना बढ़ावा दिया गया था। लोगों का इंटरेस्ट आने लगा साइंस और टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए। तो इस शिक्षा नीति आने के यही प्रभाव हुए थे। शिक्षकों की जो गुणवत्ता, मतलब पढ़ाने के तरीके, उनके बच्चों को पढ़ाने के कैसे तरीके हैं, इन सब चीज़ों के टीचर्स, जो स्कूल के टीचर्स हो गए, कॉलेज के टीचर्स हो गए, इनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे कैसे इनको पढ़ाना है, क्या क्या हमें अपनी पढ़ाई, जो हमारी जो टीचिंग स्किल्स हैं इसमें इम्प्रूवमेंट करने हैं। माध्यमिक जो शिक्षा है ना उसको मजबूत किया गया है, जिससे बच्चे ज़्यादा स्कूल में पढ़ सके। अब पहले आपने देखा होगा कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी क्लासेस होती थी, ये नहीं होती थी। फर्स्ट टू 12 तक की हमारी क्लासेस होती थी। हमारी जो 10th क्लास है उसको बहुत इंपॉर्टेंस मिलती थी कि किसी ने अगर 10th कर लिया है तो बहुत हायर एजुकेशन कर लिया। लेकिन आज के टाइम में 10th करना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल एजुकेशन हो गई है। तो बस यही है कि हमारी जो माध्यमिक शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया गया है। जो प्ले वे स्कूल है, जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, प्ले वे स्कूल में उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज़ करना सिखाया जाता है। इसको नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इन सब में इनको पढ़ाया जाता है, तब जाके फर्स्ट तक वो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है। तो प्ले वे स्कूल में उनको पढ़ाने की नीतियाँ दी गई हैं। पहले तो फर्स्ट डायरेक्ट बच्चा फर्स्ट में ही जाता था। अगर अभी भी आप गवर्नमेंट स्कूल में देखोगे तो फर्स्ट में उनका एडमिशन होता है, सिर्फ प्ले वे स्कूल नहीं होता। तो अब पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, उनकी स्किल्स, उनकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए प्ले वे स्कूल में डालते हैं। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी सारे कवर कराते हैं ताकि बच्चे अपनी फर्स्ट क्लास तक बिल्कुल एक्टिव हो सके। वो वहाँ पर जाकर नई नई एक्टिविटीज़ सीखते हैं। तो इन सब की चीज़ों के लिए, तो बच्चों के लिए ज़्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ सके। तो जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है ना, इसको मजबूत किया गया था भारतीय शिक्षा नीति 1968 के अंडर। जो हमारी सेकंड शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और संशोधित कार्य योजना POE 1922, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हर बच्चे को शिक्षा देने पर जोर दिया गया था, खासकर लड़कियों और वंचित वर्गों के लिए। जैसे हर बच्चे को शिक्षा करने का जोर दिया गया था, खासकर लड़कियां हो गई और जैसे वंचित वर्ग हो गए, जैसे छोटे जातियों के लोग हो गए ना, उन सब के लिए, गरीब लोग हो गए, वो सारे वंचित वर्ग में आते हैं। इन सबको शिक्षा प्रदान करने के लिए इन पर जोर दिया गया था। तो सर्व शिक्षा जो अभियान है इसको शुरू किया गया था, जिसमें प्राथमिक जो शिक्षा है इसको बढ़ावा मिला। टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर शिक्षाओं को स्कूल और कॉलेज में जोड़ा गया। जैसे पहले आपने देखा होगा कि स्कूल जो कॉलेज होता है इन सब में कंप्यूटर शिक्षा और टेक्नोलॉजी शिक्षा ये सब नहीं होती थी।
लेकिन अभी नई शिक्षा नीतियों के दौरान इन सब में लागू किया गया है। आप जैसे स्कूल वगैरह में देखोगे तो स्कूल वगैरह में भी कंप्यूटर के कोर्सेज होते हैं। एक पीरियड तो कंप्यूटर क्लासेस का हर स्कूल में दिया जाता है। वो स्कूल अगर चाहे स्कूल प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो। कॉलेज में भी रेगुलर कॉलेज से कर रहे हो या किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो, वहाँ पे भी कितने सारे कोर्सेज होते हैं जो कंप्यूटर रिलेटेड होते हैं। अभी भी आप लोग कर रहे होगे, जैसे स्किल कोर्स हैं सोल्स के, कंप्यूटर बेसिक, कंप्यूटर एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर करने का। तो बहुत सारे स्किल कोर्सेज में हमें ये सब कंप्यूटर के बारे में, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। जैसे आपके सैक के जो सब्जेक्ट हैं स्किल कोर्सेज हैं, उसमें कितने सारे कोर्सेज में हमें स्किल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है इस चीज़ का आपको अलग ही सर्टिफिकेट देते हैं। तो स्किल कोर्स है, आप एक बार देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएंगे कि सोल ने हमारे कितने सारे स्किल्स कोर्स को दे रखा है। और स्कूलों में भी आपको कंप्यूटर से शिक्षा दी जाती है। आप लोग स्कूल टाइम में अपने कंप्यूटर सीख लेते हो, तब जाके तो आपकी जो 12th के बाद है आप बिल्कुल एजुकेटेड हो जाते हो। आपको जो कंप्यूटर की जो स्किल्स टेस्ट हैं उनके बारे में पता होता है। तो शिक्षक और प्रशिक्षक को और बेहतर बनाया जा सके, शिक्षकों को अपने जो पढ़ाने के तरीके, उनके जो टीचिंग इम्प्रूवमेंट्स हैं, बच्चों को कैसे उनको शिक्षा प्रदान करनी है, उनको कैसे बेटर बनाना है। अब कुछ बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ क्लास में बिल्कुल डम होते हैं। तो टीचर का यही काम होता है कि जो सारे बच्चों को वो इक्वली पढ़ाए, जो वो पढ़ा रहे हैं वो सबको समझ में आ जाए। तो वो इस चीज़ को भी बेहतर बनाते हैं। 1922 में संशोधित कार्य योजना के तहत शिक्षा की जो गुणवत्ता है ना, उसको सुधारने के लिए नई योजनाओं को ना लागू किया गया था। जो हमारी लास्ट है ये नई शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 20। तो इसमें क्या है कि जो स्कूल की पढ़ाई का जो नया ढांचा है 5+3 3+4 प्रणाली, इसको लागू किया गया था। प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में पढ़ाई को बदलाव दिया गया था। रटने की बजाय समझने की और प्रैक्टिकल्स को सीखने पर जोर दिया गया था। ऐसे साइंस के अब जो स्कूलों में देखो, साइंस के जो प्रैक्टिकल्स हैं उन प्रैक्टिकल्स को हमसे करवाया जाता है ताकि हमें वो प्रैक्टिकली हमें वो चीज़ें समझ में आए। आप आर्ट्स के सब्जेक्ट ले लो या साइंस के या कॉमर्स के, तो मोस्टली तो साइंस के ही प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो उन चीज़ों को हमें प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। कंप्यूटर है, उसको हमें क्लासेस में बताया जाता है, साथ में हमें प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे टेस्ट करवाया जाता है ताकि हमें वो प्रैक्टिकली चीज़ आ सके। तो ये जो कोर्सेज होते हैं ये हमें प्रैक्टिकली सीखेंगे तभी इसको सीख पाएंगे। तो डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन लर्निंग को भी प्रोत्साहित किया गया। अब देखो, जैसा डिजिटल मार्केटिंग हो गया और कितने सारे कोर्सेज हैं जो हम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो बस ये डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन लर्निंग को भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया और उस पर जोर दिया। तो जो कॉलेज की डिग्री को लचीला बनाया गया, इस पर बात करते हैं। जो कॉलेज की डिग्री है, जैसे न्यू एजुकेशन NEP 2020 के अकॉर्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, तो पहले ये 3rd ईयर तक थी, मतलब फर्स्ट 3 साल की ग्रेजुएशन होती थी। लेकिन अब क्या है, ये 4 ईयर की ग्रेजुएशन है। अगर आप फर्स्ट ईयर की ग्रेजुएशन करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, सेकेंड ईयर की करते हो आपको डिप्लोमा मिलता है, और 3rd ईयर की करते हो तो आपको डिग्री मिलती है। 4th ईयर की आपको एडवांस डिग्री मिलती है। कंपलसरी नहीं होता है ये 3 साल कि आपको 4 साल करनी ही करनी है, 3 साल भी आप कर सकते हो, लेकिन ये एडवांस डिग्री आपको दी जाती है। इसमें जो भी बच्चे ऐसे NEP 2020 में आए हैं, इसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। ठीक है, जैसे अब आप 3rd ईयर के करते हो, अब आप सोचते हो अब कोई BA प्रोग्राम का उन्होंने कोर्स लिया है तो वो बोलते हैं उन्हें MA भी करना है। अगर वो 4th ईयर की करते हैं तो उनकी जो ग्रेजुएशन है BA प्रोग्राम का, वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा, लेकिन साथ में जो उनका MA है, किसी को MA करना है तो वो उनका MA भी 4 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। उनको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे MA 2 ईयर्स का होता है, लेकिन 4 ईयर में ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं हर ग्रेजुएशन के अंदर, जो NEP ने हमें लागू किए हैं। हमारी जो कॉलेज की डिग्री है इनको लचीला बनाया गया है। तो जो स्कूल और कॉलेज में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा गया है, इसमें छात्र अपने करियर को आसानी से चुन सकें। अब जैसे स्किल कोर्स को देखोगे आप, उसमें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स दिया गया था, कम्युनिकेशन का कोर्स दिया है। आपकी जो कम्युनिकेशन, आपके जो बात करने के तरीके हैं उसमें चेंजेस आएंगे।
और जो स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स कोर्सेज के अंदर दिए हैं। ब्यूटिशियन का कोर्स दिया है, नेल आर्टिंग का कोर्स दिया है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट का कोर्स दिया है जिसमें हम मेडिकली जो जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सिटी स्कैन, इन सब के बारे में हम नॉलेज लेते हैं। इन सब की जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं ये कैसे बनाई जाती हैं इसके बारे में पता करते हैं। तो जो स्किल्स कोर्स है इसके थ्रू हमें नई नई एजुकेशन मिलती है कि कैसे कैसे हम अपने जो करियर के थ्रू, करियर में जो कुछ नई नई एजुकेशन मिलेगी इसमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो स्कूल और कॉलेज में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ने के लिए ऐसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्सेज है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्सेज है। तो ये सारी चीज़ें आपके करियर में इम्प्रूवमेंट देती हैं या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ावा देती हैं, जिससे आप अपने करियर को आसानी से चुन सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, इसकी समरी देख लेते हैं कि जो शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है ना, ये शिक्षा को सभी के लिए सुलभ, मतलब उसको आसान और प्रभावी बनाना है, ताकि शिक्षा नीति का ये उद्देश्य होता है कि देश का हर बच्चा आसानी से पढ़ सके, सभी को समान शिक्षा मिल सके। तो भारत में 3 शिक्षा नीतियाँ 1968, 1986 और 2020 में बनी है। इसके बारे में बता दिया गया है। 1986 की जो शिक्षा है इसमें समान प्रणाली पर इसने जोर दिया है। 1986 की नीति ने हर बच्चे को शिक्षा देने और टेक्नोलॉजी को शिक्षा से जोड़ने पर ध्यान दिया गया है। 2020 की नई शिक्षा नीति ने शिक्षा को लचीला बनाया, डिजिटल, व्यवहारिक, काफ़ी एडिशनल कोर्सेज आए हैं जो इन दोनों शिक्षा नीतियों में नहीं आए थे, लेकिन 2020 में इन्होंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किया है, डिजिटली, टेक्निकली, बहुत सारे जो कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, उनको इन्होंने लागू किया है। तो नई शिक्षा नीति से बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार सीखने को मिलेगा। अब जैसे किसी को ब्यूटिशियन का कोर्स करना है तो वो भी उनको दिया गया है, और किसी का कुकिंग में इंटरेस्ट है और किसी का टीचिंग में इंटरेस्ट है, किसी का मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग इस एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्होंने इतने काफ़ी सारे स्किल्स कोर्सेज दिए हैं जिसमें बच्चे अपनी रुचि के अनुसार सीख सकते हैं, अपने करियर को भी आसानी से चुन सकते हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं इसका कि भारत में शिक्षा नीतियाँ समय समय पर बदली हैं। अब पहले देखो शिक्षा 1968 आई, उसके बाद 1986 को लागू किया, 1922 में संशोधन किया, और एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये हमारी लास्ट एजुकेशन पॉलिसी आई है। उसमें कितने सारे चेंजेस किए गए हैं, कॉलेज के डेट है उसमें चेंजेस आए हैं, हमारे स्कूल की जो एजुकेशन है उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा और अवसर मिल सके, नई शिक्षा नीति 2020 का मकसद है कि सीखना मज़ेदार और उपयोगी है, जिससे छात्र अपने भविष्य को बेहतर बना सके। ठीक है, तो आई होप आपको सभी को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और इस चैप्टर की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इस चैप्टर की PDF वो तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसमें भी आप हमसे कोई भी क्वेरीज होती हैं आपकी पूछ सकते हो। ओके, इस वीडियो को पूरा देख लेना तो आपके सारे टॉपिक्स ना क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर बहुत इजी है, सिर्फ 3 जो नीतियाँ हैं उनके बारे में ही बताना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में।